हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उन वीडियो को वॉच कर ले, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले मैं एक क्विक रिकैप कर लेता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है पहले जो हमारे प्रीवियस वीडियो थे। तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, उस फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ एक डेट की बात करी थी, वो थी 14 जुलाई 1789। और कैसे 14 जुलाई 1789 से हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस के अंदर एक रिवॉल्यूशन होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सेकेंड नंबर का जो वीडियो था इसमें मैंने आपको बताया था कि इससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस के साथ राजा की शादी होती है और राजा के पास जेब में पैसे होते नहीं है, आमदनी अठन्नी खर्चा होती है जैसी सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि राजा का एक्सपेंसेस जो थे वो बहुत ज्यादा हो रहे थे और इनकम कुछ थी नहीं। इसके साथ साथ मैंने आपको सेकंड वीडियो में ये भी बताया था कैसे फ्रांस के अंदर जो सोसाइटी थी वो 3 स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइडेड थी। इसके बाद जो हमारा थर्ड वीडियो था, उस थर्ड वीडियो में हम लोगों ने बताया था, मैंने आप लोगों को 3 फेमस फिलोसोफर्स के नाम बताए थे और शायद वो नाम आपको याद हो गए होंगे। क्या नाम था उनका? पहले का नाम था जॉन लॉक, सेकेंड नंबर पे नाम था उनका जीन जैक रूसो और थर्ड नंबर पे जो फिलोसोफर्स थे उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मैंने आपको बताया था कैसे इन लोगों ने लोगों का माइंड थॉट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था और लोग कंप्लीटली जो थे कहीं ना कहीं मोटिवेट हो गए थे। ये हम लोगों ने थर्ड वीडियो में देखा था। आज हमारा इसी सीरीज का ये फोर्थ वीडियो है और इसमें हम जो बात करने वाले हैं कि फ्रांस के अंदर कैसे जो सिचुएशन हुई थी और किस तरीके से वहां पे चेंजेस आए थे। तो मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ डेट कहूंगा, वो एक बार आप नोट डाउन कर ले ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा फ्रांस के अंदर, मैं आपको एक डेट नोट डाउन कराता हूं। पहले जो सबसे पहले आप लोगों को डेट लिखना है वो है 1614। क्या लिखेंगे आप लोग? 1614। ठीक है, ये फर्स्ट डेट लिखना है। सेकेंड नंबर पे आप लोगों को लिखना है 1789 और 5 मई 1789, ये सेकंड डेट। थर्ड नंबर पे आप लोगों को एक डेट लिखना है और वो डेट कौन सी लिखना है? वो है 20 जून 1789। फोर्थ नंबर पे आप लोग लिखेंगे 14 जुलाई और इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आप लोगों को लिखना है 4 अगस्त 1789। अब आप लोग बोलोगे सर ये इतनी सारी डेट क्यों लिखा दी? डेट तो हमको वैसे भी याद होती नहीं। बेटा मैं डेट इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि मैं सीरीज में देखेंगे पूरे सीक्वेंस में समझने की कोशिश करते कि हो क्या रहा है। ठीक है, देखो अब आप लोगों को ये तो पता था कि राजा की जो सिचुएशन थी, राजा के पास पैसे थे नहीं, इनकम बहुत कम थी, एक्सपेंसेस ज्यादा थे। ऐसी सिचुएशन में करेगा क्या राजा? राजा के पास एक सिंपल सा ऑप्शन था कि वो क्या करे, वो टैक्स को इंक्रीज कर दे। और टैक्स इंक्रीज करने के लिए राजा क्या कर सकता है? राजा को जब भी टैक्स इंक्रीज करना था फ्रांस के अंदर, तो फ्रांस का सिस्टम ये था कि राजा को एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी जहां पे तीनों स्टेट थे, वो फर्स्ट स्टेट हो, वो सेकेंड स्टेट हो या वो थर्ड स्टेट हो, तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को आना होता था। ठीक है, और इस तरीके से जो पहली की आखिरी बार जो मीटिंग बुलाई गई थी वो कब बुलाई थी? वो बुलाई थी 1614 में। कब बुलाई थी? 1614 में लास्ट टाइम बुलाई थी। उसके बाद जो है राजा सीधे बुलाता है और 5 मई 1789। आप सोचो जरा, लगभग 175 ईयर 175 साल बाद इस तरीके से मीटिंग बुलाई जा रही है, वो भी टैक्स को इंक्रीज करने के लिए। तो पहले जो मीटिंग जो आए थे वो अभी जो है उनके शायद दादा के दादा आए होंगे और अब तो पूरी सिचुएशन चेंज हो गई है। अब जो ये लोग थे ये थोड़े से चेंज थे, इन लोगों का माइंड चेंज था क्योंकि उस समय जो फिलोसोफर्स थे उनके थॉट्स को, उनके ओपिनियंस को सुन के लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस हो गया था। ठीक है, और मीटिंग बुला लेते हैं, पर मीटिंग में एक और सिस्टम होता है क्या है? अगर आप मेरे पीछे एक डायग्राम देखोगे, ये इमेज देखोगे, इस इमेज में आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो सेंटर है, यहाँ पे राजा बैठा हुआ है, एक साइड जो बैठे हुए हैं वो फर्स्ट स्टेट के लोग। अब अच्छा बताओ, फर्स्ट स्टेट के सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं क्या? नहीं, फर्स्ट स्टेट के सारे लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों में से 300 उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब कितने लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं? 300। मतलब जो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट स्टेट के जो लोग हैं वहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं? 300 रिप्रेजेंटेटिव उनके। वहीं सेकंड स्टेट की बात करें तो आप एक साइड देखोगे, जस्ट उनके अपोजिट सेकंड स्टेट के लोग बैठे हो, ये भी कितने हैं? ये भी 300
100 है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट के 300, सेकंड स्टेट के 300, ये दोनों आराम से चेयर पे बैठे हुए, जैसे आप लोग अभी बैठे हुए घर पे आराम से, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेट के जो है, थर्ड स्टेट अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये थर्ड स्टेट के लोग जो पूरी इस कॉन्फ्रेंस में, पूरी मीटिंग में जो खड़े हुए हैं, ये थर्ड स्टेट के लोग हैं, और ये पूरे के पूरे लोग यहाँ पे खड़े हैं, और इनकी जो संख्या है वो रिप्रेजेंटेटिव की संख्या कितनी, वो है 600। देखो अब की बार क्या चेंज हो रहा है, अब की बार यहाँ पे थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव, ये हाईली एजुकेटेड पीपल्स है, ये वो सारे पीजेंट लोग नहीं है, उन पीजेंट में से जो एजुकेटेड है, जो यहाँ पे डॉक्टर, जो इंजीनियर या प्रोफेसर जो है, उन तरीके से लोग हैं, तो ये यहाँ पे बैठे हुए, सॉरी यहाँ बैठे नहीं है, खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताई। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिस्टम ये होता है कि इस मीटिंग के अंदर मेजोरिटी दी जाती है, कि जो अगर मेजोरिटी हो जाती है, बहुमत मिल जाता है, तो जो नया नियम है वो टैक्स इंक्रीज हो जाता है। अब देखोगे सर 300 यहाँ पे फर्स्ट स्टेट के, 300 सेकेंड स्टेट के हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है सर, ये 600 हो रहे हैं, और ऑलरेडी जो थर्ड स्टेट के वो भी 600 है, तो मेजोरिटी तो हो नहीं सकती है, बिल कैसे पास होगा। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये फर्स्ट स्टेट के जो 300 पूरे के पूरे लोग हैं, इन सभी को 300 को सिंगल ना मानते हुए इन सभी को एक माना जाता है। मतलब ये सारे लोग मिला के कितने वोट दे सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल वोट दे सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि इन पूरे 300 लोगों को एक ही वोट माना जाएगा। वहीं अगर मैं सेकंड स्टेट की बात करूं तो इन पूरे 300 लोगों का मिला के कितना वोट होगा, एक ही वोट होगा। और वहीं ये जो 600 लोग हैं जो ये खड़े हुए हैं थर्ड स्टेट के, इन सभी को मिला के भी कितना वोट होगा, एक ही वोट होगा। मतलब क्या हो फ्रांस के अंदर कि ये हर स्टेट के लोगों का एक वोट है। और अगर राजा ये चीज लेके आता है इस मीटिंग में कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे है नहीं, इनकम बिल्कुल भी नहीं है, टैक्स इंक्रीज करना है, तो क्या किया जाए। तो बताओ जा रहा है फर्स्ट स्टेट वाले मना करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनको तो इनका क्या जा रहा है, इनके जेब से तो पैसे जाने ही है, इन लोगों को टैक्स पे करना नहीं होता। तो ये क्या बोलेंगे, जी राजा जी आप तो बढ़ा दीजिए टैक्स, जैसा आप बोले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बताओ सेकंड स्टेट वाले मना करेंगे क्या? तो सेकंड स्टेट वाले खुद ये बोलेंगे कि जी राजा जी आप बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि उन्हें भी टैक्स पे करना नहीं। सोचो जरा, जब इन दोनों को टैक्स पे ही नहीं करना है तो ये क्यों सोचेंगे कि टैक्स बढ़ाओ या ना बढ़ाओ। ये प्रॉब्लम आती है थर्ड स्टेट वाले के साथ। थर्ड स्टेट वाले लोग क्या कहते हैं, तो राजा भैया जी अब की बार ऐसा काम नहीं चलेगा, ये तुमने चला दिया हमारे दादा परदादा को, अब हम ये चलने नहीं देंगे। अब की बार तो अगर आपको यहाँ पे वोटिंग करानी है तो वोटिंग कैसे करा दी है, हर एक इंडिविजुअल को आपको एक सिंगल वोट की तरह काउंट करना है। कैसे? मतलब जितने भी जो 300 है या जो भी लोग हैं सभी का एक एक वोट को काउंट करना और उसके बेसिस पे वोटिंग कराओ। ऐसा क्यों बोला थर्ड स्टेट के लोगों ने? ऐसा बोलने का रीजन ये था क्योंकि इन्हें पता था कि ये जो फर्स्ट स्टेट के और जो सेकंड स्टेट के लोग हैं, इनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये टैक्स बढ़ रहा है ये ना बढ़े। इस तरीके से लोग हैं, पर राजा इनकी बात मानता नहीं है। और फाइनली ये जो सारे लोग हैं ना मीटिंग से बाहर निकल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोगों को गुस्सा आता है तो आप भी क्या करते हो, घर से बाहर निकल जाते हो कि नहीं? एज इट इज ये भी लोग गुस्से से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल के कुछ देर बाद फिर मिलते हैं। और कितनी तारीख को मिलते हैं? मिलते हैं 20 जून को। और 20 जून को कहाँ मिलते हैं? टेनिस कोर्ट पे। और टेनिस कोर्ट पे कसम खाते हैं। क्या कसम खाते हैं? कि जब तक इस राजा को इसकी गद्दी से हटाना देंगे ना तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। क्या कर देंगे? जब तक इस राजा को इस गद्दी से हटाना देंगे तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। और इस तरीके से कसम खाते हैं। और इस पूरे प्रोग्राम को लीड करने वाले कौन थे? इस पूरे प्रोग्राम को जो लीड करने वाले थे वो थे मिराबो और आबेसिया। अब सोचो जरा, ये मिराबो और आबेसिया दो नए नाम आपको लग रहे हैं। ये दोनों कौन थे? मैं सबसे पहले बता देता हूँ दोनों के बारे में। जो मिराबो थे ना, ये बेसिकली खुद एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्रांस के तीनों स्टेट्स के अंदर और स्पेशली फर्स्ट और सेकंड स्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि इस तरीके से टैक्स ना बढ़े। तो ये मिराबो जो थे खुद एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो वही आबेसिया की बात करें तो ये तो खुद एक फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे। ये खुद एक फादर थे और इन्होंने तो स्पेशली एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो आप खुद देखो जरा, ये जो दोनों जो पर्सन थे जो इस पूरी मीटिंग को लीड कर रहे थे, जो इस पूरे प्रोग्राम को लीड कर रहे थे, ये खुद फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे। यही लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट भी कर रहे थे। और फाइनली होता क्या है, ये 20 तारीख की बात होगी। अब 20 जून से लेके तो जब लोगों ने सेकंड डेट लिखी थी, इसके बाद वाली कौन सी थी? 14 जुलाई 1789। लगभग इन 25 दिनों तक क्या चलते रहा फ्रांस के अंदर? फ्रांस के अंदर यही चलते रहा, बहुत सारे रूमर्स,
और रूमर्स का मतलब आपको बताइए ना, रूमर्स के कोई हाथ पांव नहीं होते। इस बीच में बहुत सारी अफवाहें चली। कैसी अफवाहें चली कि जो राजा है, राजा हम लोगों पे अटैक करने वाला है, इस तरीके से डर का माहौल बनाया गया। दूसरी क्या रूमर्स चली, दूसरी रूमर्स ये चली कि जो नोबल से इन्होंने बहुत किराए पे टट्टू पाड़े लेके आने वाले हैं, या आपकी पकी हुई फसलों को डिस्ट्रॉय कर देगा, इस तरीके से बातें चल रही थी। तो रूमर्स क्या होते, रूमर्स की कोई के हाथ पे नहीं थे। आप लोग देखना जरा, आपने नोटिस किया होगा आपकी क्लास के अंदर अगर कोई लड़का या कोई लड़की अगर बात भी कर लेते हैं इस तरीके से, तो आप कहीं ना कहीं रूमर्स बन जाती है क्लास में भी। ठीक है, मैं यहाँ पे उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर होती, बहुत तरह की रूमर्स चलती है, और फाइनली ये लोग आखिरी जो 14 जुलाई है उस दिन तो ये निकल के ही आ जाते हैं, बोले यहाँ तो अब तो राजा या हम। और ये वही 14 जुलाई है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में, जो पेज के फर्स्ट पेज में हम लोगों ने स्टार्ट करा था। तो अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा क्यों वो 14 जुलाई वहां मेंशन की गई थी, और उसके पीछे का रीजन ये था। ये इतनी बड़ी पूरी की पूरी पिक्चर यहाँ पे थी। ठीक है, अब 14 जुलाई से बहुत ज्यादा, 14 जुलाई के बाद ये एक दिन नहीं होता, इस तरीके से हर 14 के बाद 15, 16 हर दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन जैसी एक्टिविटीज होती है, कहीं ना कहीं इस तरीके से एक्टिविटीज होती है। और जो राजा है, राजा को आखिरकार हार मानना ही पड़ती है, और राजा 4 अगस्त को क्या करता है, नेशनल जो असेंबली थी उस नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेता है। ये डिसाइड नहीं करते टेनिस कोर्ट में, कसम खाते, कसम क्या खाते कि हम नेशनल असेंबली बनाएंगे फ्रांस में, तो उस राजा को हटाएंगे। तो फाइनली राजा उनकी बात को मान लेता है, नेशनल असेंबली बन जाती है, और इस तरीके से ये सारी सिचुएशन होती है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद भी कुछ चेंजेस आते हैं, और क्या चेंजेस आते हैं, इसके बाद ये चेंजेस आ जाते हैं कि जो पहले स्पेशली जो प्रीजनर्स को, जो चर्च को जो टैक्स देना पड़ता था, इसको क्या बोलते हैं, टाइथ। यस, जो चर्च को जो टैक्स देना पड़ता है, अब ये टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। जो चर्च के पास जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी वापस ले ली जाती है। जो नोबल्स थे, जो नोबल्स के राइट्स थे, वो भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इस तरीके से फ्रांस में एक सिचुएशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कैसे जब लोग साथ में आ जाते हैं, तो जो पूरा फ्रांस का जो मोनार्की सिस्टम था, जो राजा का सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं पूरी हद तक से चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेटा प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि तो मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे अंधेरे में सिर्फ बुलेट चला रहा हूँ, अंधेरे में गोली चला रहा हूँ, और आप लोगों के दिमाग में ये बात घुस रही है कि नहीं घुस रही मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।